अगले रविवार को यहाँ पे जो एंटी गोरखा और एंटी गोरखालैंड के लिए जो रैली और जो स्टेटमेंट यहाँ से दिया गया था सिलीगुड़ी से, हम लोग उसी का प्रतिवाद और खंडन करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित है और थोड़ा बहुत सब्जेक्ट जीती के ऊपर भी है हमारा। और हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि ऊपर गोरखा लोग को और यहाँ का गोरखा लोग जो भी है, हम लोग गोरखा बंगाली और यहाँ पे जितने भी और कम्युनिटीज है, हम लोग अभी तक सब मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा जो लीडर लोग, थोड़ा पार्टी का लीडर लोग और संगठन का लीडर लोग अभी उसको भड़काने के प्रयास कर रहा है। जो हम लोगों के ऊपर जो एंटी गोरखा और एंटी गोरखालैंड और एंटी नेशनल जो क्लेम कर रहा है वो लोग उन लोगों को बताने के लिए आए कि हम लोग जब से दार्जिलिंग में है, जब से भारत में है, हम लोग पहले से भारत में हम लोग अपना लैंड के साथ इधर आए हैं और हम लोग का डिमांड जो गोरखालैंड का डिमांड है वो अभी का नहीं है, तो बहुत साल पुराना डिमांड है और हम लोग गोरखालैंड डिमांड को नहीं छोड़ेंगे। तो कल भी गोरखालैंड डिमांड कर रहे थे, आज भी करेंगे, तो बाद में भी करते रहेंगे। जब तक हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होगा तब तक हम लोगों का गोरखालैंड स्टेटहुड का डिमांड जारी रहेगा। और हम लोग को जो लोग विदेशी बता रहा है, अभी ये लोग विदेश से आया हुए हैं, ये सब बता रहा है, इससे क्या होगा कि जो हम लोग का भाईचारा है उसमें ठेस लगने का बहुत चांसेस ज्यादा हो रहा है। और कम्युनल फाइट जो होता है बंगाली और गोरखा लोग में, वो बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहेगा। कोई लोग बाहर से, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, वो जो लीडर यहाँ पे आके भाषण दिया है वो शायद बाहर से है और वो यहाँ पे आके हमारा भाईचारा जो भी है, हमारा फ्रेंडशिप जो भी है, उसको ना तोड़े। जो भी संगठन है उसके संगठन के बावजूद उसके रूल्स रेगुलेशन जो भी हो, लेकिन कम्युनल अटैक करना और गोरखा के बंगाली के साथ स्टैंड होके गोरखा के अगेंस्ट जो अपना दो वक्तव्य देके लोगों को जो भाईचारा है उसको खराब करने का जो प्रयास कर रहा है, हम लोग उसका खंडन करते हैं। और हम लोगों का लड़ाई यहाँ का कम्युनल बंगाली कम्युनिटी से नहीं है और ना ही तो किसी भी और कम्युनिटी से, हम लोगों के जाति के लिए है, हम लोगों का भूभाग के लिए है और हम लोगों का आइडेंटिटी के लिए है। तो ये बात हर एक हम लोग गुजारिश करते हैं कि हर एक बंगाली जो भाई बहन है और जो दूसरे कम्युनिटी का भाई बहन है वो इसको समझ ले, क्योंकि ये ऐसा 2-3 लीडर लोग आएगा फिर ऐसा बोल देगा कि ये वो, फिर हम लोगों का डर यही है कि हम लोग का जो भाईचारा है, जो फ्रेंडशिप है, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग पॉलिटिक्स ना करते। तो हम लोग इसको सिलीगुड़ी वासी लोग और वेस्ट बंगाल में जितना भी अन्य समुदाय का लोग रहते हैं, हम लोग उन लोगों को ये क्लियर बताना चाहते हैं कि हम लोगों का लड़ाई आप लोगों के कम्युनिटी के साथ नहीं है, हमारा अलग सा डिमांड है और हम लोगों को अलग सेपरेट स्टेट क्यों चाहिए, ये भी हम लोगों का अलग तरीका का एक स्टेटस, मतलब हिस्ट्री है जो आप लोग देख सकते हो, उसको पीछे से आप लोग पढ़ सकते हो। और विदेशी बोल के हम लोगों का जिसने भी हम लोगों को चोट पहुंचाया है, मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि यदि हम लोग विदेशी है तो, यदि हम लोग विदेशी है तो जब यहाँ पे हम लोग आए थे और हम लोग ने आंदोलन किया था, 80s के आगे में आंदोलन हुआ था, लेकिन मैं उतना दूर तक नहीं जाऊंगा। जब 88 में जब यूनियन गवर्नमेंट ने हम लोगों को इंडियन सिटीजन का गैजेट नोटिफिकेशन निकाल के हम लोगों को इंडियन सिटीजन मान लिया है, तो उसमें दो ही बात आता है कि या तो वो गैजेट नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने निकाला हुआ वो फेक है, या तो गवर्नमेंट फेक है, या तो आप जो बोल रहे हो, जो लीडरशिप कर रहे हो, या तो आपको उतना समझ नहीं है कि हम लोग कौन है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि थोड़ा स्टडी कीजिएगा इस विषय पर, और गोरखा लोग कौन है, हम लोगों का जो गोरखा बंगाली या सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, तराई, जो भी कमेंट करना चाहोगे उसके बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग
उन लोगों को ऐसे ही बताना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे हम लोग का डिमांड को लेकर हम लोग का लड़ाई है। हमारा लड़ाई से किसी और को डिस्टर्ब ना हो, ये हम लोग भी सोच सकते हैं, हम लोग भी समझते हैं, लेकिन हमारा डिमांड अलग है। हम लोगों का डिमांड अभी से नहीं है, पुराना है, लेकिन यहाँ से आप लोग आके हमारा डिमांड को डिस्टर्ब कर रहे हो। अभी यहाँ से नहीं, आप लोग बाहर से आके यहाँ पे रैली निकाल रहे हो और वक्तव्य दे रहे हो कि ये वो है, एंटी गोरखा बोल रहे हो, एंटी गोरखालैंड बोल रहे हो, एंटी नेशनल बोल रहे हो। ये हम लोग को हजम नहीं हो रहा है। तो प्लीज जितना भी आप लोग बंगाल में जितने भी आप लोग लीडरशिप कर रहे हो, किसी भी दल से, किसी भी संगठनों से, किसी भी संगठन का कार्यकर्ता हो, अपना संगठन का काम करिएगा, अपना दल का काम करना, राजनीतिक दल का काम करना अपना अपना राजनीतिक धर्म है, लेकिन राजनीतिक धर्म से आगे हटकर किसी कम्युनिटी को हर्ट करना, किसी कम्युनिटी का इतिहास बगैर इतिहास उसको जाने बुझे, उसको न समझकर अपने तरफ से जो भी मुंह में आए वो बोल देना, वो बकवास है, वो राजनीति नहीं है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि उसकी राजनीति अच्छे ढंग से करिए, क्योंकि हम लोग गर्व करते हैं, हम लोग भारतीय, हम लोग गर्व करते हैं, वी आर इंडियन। अभी हम लोगों का जो शहीद हुआ था मणिपुर में, वो मणिपुर का जितना शहीद हो रहा था, जब आ रहा था, वो पूरी शहीद पहुंच भी नहीं पाया था कि आप लोग इधर से हम लोग को विदेशी बोल दिया। तो क्या करें उन शहीदों को, उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि समझे उसको से थोड़ा। हम लोग एक राजनीतिक दल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इधर एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग गोरखा है। तो राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने से पहले भी जो बात आप लोग बोल रहे हो, उससे हम लोगों को, राजनीतिक दलों को ही नहीं, पूरा गोरखा समाज को चोट पहुंचता है। इसको भी आप लोगों को समझना जरूरी है। हम लोग ये बताने आए आज के। और हमारा दूसरा सब्जेक्ट था, वो है पॉलिटिकल, जो जीटीए का विषय था। और हम लोग यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट और जो अभी वोट बनाने वाला है, वोट तो अभी इलेक्शन हो गया, वहाँ पे अनिल दास जीत के प्रजातांत्रिक मोर्चा वो बहुमत लेके उन लोगों का वोट बनने वाला है। और आमरो पार्टी यानी कि अजय एडवर्ड दा का पार्टी भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत पार्टिसिपेट किया हुआ है उधर, और अभी वोट बनने वाला है। लेकिन अभी तक ये क्लियरिफाई नहीं हुआ, ये क्लियरिफाई नहीं कर रहा है वो लोग जो पार्टिसिपेट किया है, जिसने इलेक्शन को डिमांड किया और इलेक्शन में अपना अपना कैंडिडेट दिया, और जिसने भी इलेक्शन करवाया स्टेट गवर्नमेंट 2017 में ऊपर उसका जोर से विरोध हुआ, उसकी वजह से आंदोलन भी हुआ। हमारा दोस्त, हमारा भाई लोग वहां पे शहीद हुआ जीटीए के विरोध में। जिसने विरोध किया वो इस बार इलेक्शन में कैंडिडेट भी था, उसने अपना नॉमिनेशन भी फाइल किया। अनित दा, विनय दा और विमल दा का तो पूरा बटलाइन इंडिपेंडेंट के रूप से उसने डाल दिया था। और अजय दा भी था उसमें, अजय दा खुद पार्टिसिपेट किया हुआ था इलेक्शन में। तो अभी आप लोगों को जीटीए चाहिए था, अब लोग जीटीए में खुश थे, तो 2017 में नाटक किया क्यों? 2017 का नाटक किस लिए था? 2017 में आग लगा के पूरा पहाड़ को तहस नहस करके गोरखा भाइयों को प्रोवोक करके जो आंदोलन करने के लिए आप लोग ने कहा और आप लोग ने वो आंदोलन का लीडरशिप नेतृत्व किया, फिर आज आके आप लोग जीटीए इलेक्शन में खुश है और जीटीए में खुश है। तो कहीं ना कहीं दो बात तो होगा कि जीटीए वो जो इस बार का जीटीए वो 2017 का जीटीए नहीं होगा। जो 2017 का जीटीए में था इस बार नहीं होगा, और जो जीटीए 2017 के जीटीए में कुछ नहीं था या कुछ भी हो जो आप लोग समझ सकते हो, आप लोग को ये महसूस हुआ कि नहीं जीटीए में ये भी है और ये भी है, इस बार हमको लेना है, तो 2017 का और अभी का जीटीए में कुछ तो डिफरेंसेस होगा।
यानी कि कुछ फायदेमंद चीज आप लोग देख पाए होंगे इस बार। उस बार का जीटीए और इस बार का जीटीए में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। उस बार जो जीटीए को आप लोग ने ठुकराया था, उसी जीटीए को फिर एक्सेप्ट करने के लिए क्या मजबूरी था, वो भी बता दीजिएगा। हम लोग यहाँ से उन लोगों को ये मैसेज देने के लिए आए थे। और स्टेट गवर्नमेंट विशेष हम लोग सुन रहे हैं कि हमारा ऑनरेबल सीएम कल दार्जिलिंग आया है, उसको विजिट। और हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी ये बताना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक वादा किया हुआ था हम लोगों के साथ, हम लोग भी परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन करते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए कोई भी जो बोला था, जो वादा किया हुआ था, वो फुलफिल नहीं किया गया। और फिर हम लोग यही बताना चाहते हैं कि फिर एक बार बाद में जाके, अभी तो थोड़ा माहौल ठीक है, ये 2017 के बाद अभी थोड़ा माहौल पहाड़ एकदम मतलब शांत है। फिर 2017 का सिचुएशन फिर पहाड़ में नहीं आएगा, उसका गारंटी कौन देगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को समझना बहुत जरूरी है। इसका गारंटी कौन देगा, अनिता देगा, विनेता देगा, विमलदा देगा या अजयता देगा? क्योंकि ये तो बाद में जाके जनता का जो राय है, अभी जो जनता का जो अंदर से जो हो रहा है, वो उसके हिसाब से या जीटीए फिर पहले भी फेल हुआ था, इस बार जीटीए सक्सेस होगा वो भी बता नहीं सकते, इसका गारंटी दे नहीं सकते। तो यदि फिर से जीटीए फेल होकर फिर पहाड़ अशांत बनेगा, तो इसका गारंटी मतलब इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उठाएगा? ये भी स्टेट को समझना चाहिए था। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, वो लोग दार्जिलिंग को यदि क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे शांत ढंग से हम लोग यहाँ का विकास करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो लोग बोल रहा है और क्लेम कर रहा है, तो 2017 का हिस्ट्री भी तो देखना चाहिए था। 2-3 नेतृत्व जो दार्जिलिंग पहाड़ से नेता लोग हैं, उन लोगों के बाद में आकर फिर से जीटीए इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और इस जीटीए में भी पहाड़ अशांत नहीं बनेगा, इसका गारंटी भी अभी अनिता विनेता या कौन से किसने कन्विंस किया सीएम को या तो स्टेट गवर्नमेंट को, उसी को पूछना पड़ेगा। और बाद में हम लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि बाद में यदि दार्जिलिंग पहाड़ फिर से अशांत बनेगा, तो इसका पूरा जिम्मेदार आप जो पार्टिसिपेट कर रहा है जीटीए इलेक्शन में, वो लोग को उठाना पड़ेगा। और जो दार्जिलिंग में जीटीए इम्प्लीमेंट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी उठाना पड़ेगा। और जो केंद्र सरकार है, जो अभी मौन रहकर तमाशा देख रहा है, उसका तो पूरा इसका जिम्मेवार उठाना पड़ेगा। हम लोग ये मैसेज आपके माध्यम से प्रेस मीडिया के मार्फत से स्टेट गवर्नमेंट, हमारा जो ऑपोजिशन पार्टीज है ऊपर दार्जिलिंग में, उसको, और जो जिसने यहाँ पे एंटी गोरखा और एंटी गोरखालैंड और हम लोग एंटी नेशनल बता के जिसने रैली किया था, जिसने 2 बात अपनी रखी थी, उन लोगों को मैसेज देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। थैंक यू। आप लोग तो अलायंस पार्टी है, हम लोग अलायंस, देखिए अलायंस कैसा होता है कि हम लोग उसका बीजेपी का जो अलायंस, इंडिया का जो अलायंस है, वो फुल्ली विमल गुरुङ दादा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा है। हम लोग इलेक्टोरल अलायंस है। हम लोग इलेक्शन में उन लोगों को अपना वोट देकर अपना एजेंडा के लिए हम लोग ने उन लोगों को इस बार हेल्प किया था, मतलब अपना मतदान उसको दिया था। इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाले भोट गराउँदैछ, त्यो भोटमा हामी भोट हालेर ल मेकर बनाउँदैछौँ। हामीलाई कस्तो अधिकार दियो? यदि विदेशी हो भने त हामीले अधिकार नदिनु पर्ने हो त। हामीलाई कहीँ न कतै डाउट लाग्छ ती जसले पनि हामीलाई विदेशीको लान्छा लाउँदैछ सिलगढीमा आएर, तिनीहरूलाई कतै न कतै हामीलाई डाउट लाग्छ कि तिनीहरूको बङ्गलादेशी हो कि भन्ने हामीलाई डाउट लाग्छ। किनभने बङ्गलादेश सिलगढीदेखि आधा घन्टाको दूरीमा एउटा बङ्गलादेश बोर्डर छ, हामी एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। त्यो हो, हाम्रो दार्जिलिङ पनि सानो जग्गा हो, नेपालसँग सकिएको जग्गा हो। 1952 साल 50-52 सालतिर भएको सन्धिले गर्दाखेरि आवत जावत त फ्री छ। त्यसरी नै सिलगढीदेखि आधा घन्टाको बाटोमा पनि बङ्गलादेश बोर्डर छ। हामी सुन्छौँ, हामी सोसियल मिडियाको मार्फत हामी देख्छौँ, न्युजमा देख्छौँ, बङ्गलादेशी घुसबेटी रहेछ, कतै न कतै तिनीहरू हुनु सक्दैन, हामीलाई डाउट छ।
1952 सालमा 50 सालमा जब भारतको संविधान बन्यो त्यतिखेर हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र गोर्खा लिडर थिए अरिबहादुर गुरुङ। 1952 देखि 1957 सम्म सिलगढीको चेयरम्यान, म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान जज बाबर सुब्बाजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै विदेशी हो, अरिबहादुर गुरुङ विदेशी हो। उहाँले कुन चाहिँ इतिहास पढ्दैन, इतिहास जानेको छैन आज पढ्नु। इतिहास पढ्नुपर्छ, इतिहासलाई निहाल्नुपर्छ। आज उहाँले जुन एउटा हुन त अब हामी भारतीय गोर्खा हो, हाम्रो संविधानको आधारमा हामीले डिमान्ड गरेका हौँ। उसले त्यो जुन चाहिँ एउटा त्यो गङ्गपोको के भन्ने एउटा कमिटीले गोर्खाल्यान्ड नदे, गोर्खा विदेशी हो भन्दाखेरि भारत सरकारले नदिने कुरा आएन, दे भन्दा दिने कुरा आएन। उहाँलाई कता न कता हामीलाई डाउट पनि छ कि उहाँलाई राज्य सरकारले फिट गरेको। जति बेला केन्द्रको सुरक्षा एडभाइजर दार्जिलिङमा, नेसनल डिफेन्स एडभाइजर दार्जिलिङमा आउँदाखेरि त्यही बेलुका उहाँले प्रोटेस्ट गर्नुको कारण के हो? षड्यन्त्र ठुलो छ, तपाईँले बुझ्नुपर्छ। हामी उहाँलाई फेरि यहाँबाट चेतावनी दिन चाहन्छौँ। बारम्बार यसरी बाटोमा आएर कहिले कहिले त यही तपाईँ एक जर्नलिस्ट आएर पनि भन्छ हामीलाई विदेशी भन्छ। कारण किन? इन प्रेजेन्स अफ नेसनल डिफेन्स एडभाइजरको उपस्थितिमा यस्तो खालको बयान दिँदाखेरि हामी भारत सरकारलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। यहाँबाट दार्जिलिङ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा युथ फ्रन्टको तर्फबाट क्वेसन गर्न चाहन्छु, तपाईँको सेक्युरिटी एडभाइजरको प्रेजेन्समा यसरी हामीलाई गोर्खालाई विभिन्न प्रकारको लान्छना लाउँछ भने तपाईँले पनि चाँडोभन्दा चाँडो यसको समाधान गर्नुपर्छ। हामी कहाँको? हामी भारतको हो कि हामी भारत देशदेखि बाहिरको? जिटिए इलेक्सनमाथि जुन चाहिँ हामीले केस गऱ्यौँ, जिटिए हाम्रो इलेक्सन एउटा कुरा क्लियर हो कि हामीले इलेक्सनमाथि केस गरेको होइन। किनकि यो केस आजको होइन, यो केस 2012 हो, जब सुभाष घिसिङ जीवित हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पूर्व अध्यक्ष, उहाँले गर्नुभयो केस। त्यसले गर्दा हामीले इलेक्सनमाथि केस गरेको होइन। त्यो इलेक्सन आयो, त्यसलाई हामीले स्टेको लागि केस गऱ्यौँ। स्टे अर्डर उहाँ आज इन्डियामा सायद भारत देशमा एउटा प्रावधान, एउटा इलेक्सनलाई कसैले पनि रोक्दैन। त्यसले गर्दा त्यो इलेक्सन भएर गयो, जिटिए इलेक्सन भयो र जिटिए बोर्ड पनि बनिँदैछ। तर हामीले यसको विरोध आजदेखि गरेको होइन र पहिलादेखि गर्दै आएको। जब गठन भयो, जिटिए गठन भयो योभन्दा अगाडि, त्यति बेलादेखि हामी विरोध गर्दै आएको र जबसम्म यसले जातीय आकाङ्क्षा, जातीय हितमाथि काम गर्दैन, हाम्रो आकाङ्क्षा पुरा गर्नु सक्दैन, तबसम्म हामी यसको विरोध गरि नै रहन्छौँ हो। र जबसम्म कोर्टले, हाइकोर्टले यो माथि हाम्रो मुद्दामाथि पूर्ण सुनवाई गर्दैन, जबसम्म यसको सुनवाई हुँदैन, तबसम्म हामी न्यायालयको दैलोमा न्यायालयको न्याय नै पर्खेर बस्छौँ। जिटिए चुनावको निम्ति 277 जना यहाँनिर प्रतिद्वन्दिता गरिरहेको थियो, तर 90 जना जुन चाहिँ हाम्रो पार्टी र भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अनि तृणमूल गठबन्धनको 45 पार्टीले दिएको होइन। जो हेर्नुहोस्, पोलिटिकल पार्टी भनेपछि कार्यकर्ता धेरै थरीको हुन्छ, जसमा सबैले नोमिनेसन गर्दै थियो। हाम्रो पनि 1-2 जनाले गर्यो, तर 1-2 जना कसैले नोमिनेसन विड्र गर्यो। हामीले चाल पाएर हामीले भनेर पार्टीको आदेश अनुसार उसले विड्र गर्यो भने कतिलाई हामीले पार्टीबाट निष्कासित गर्यो, पार्टीबाट निकाली पनि थियौँ, जसले जिटिए इलेक्सनमा उसले पार्टिसिपेट गर्यो। हाम्रोबाट अहिलेको माहौलमा हाम्रोमा हेर्नुभयो भने निट एन्ड क्लिन हाम्रोबाट जिटिए पार्टिसिपेट गर्ने 1 जना मेम्बर पनि छैन। भनेपछि त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेको फेरि तपाईँको पार्टीमा आउने थियो होइन त्यस्तो। किनभने स्वतन्त्र हेर्नुहोस्, स्वतन्त्र हामीले निष्कासित गरेको हो नि उसलाई। एज अ कि चाहिँ हेर्नुहोस्, अब जस्तै तपाईँको हाम्रो मात्रै कुरा होइन, त्यसमा थुप्रै दलहरू छ। हामीलाई तर यस्तो लाग्दैन जिटिए दार्जिलिङ कस्तो हुन्छ, के हुन्छ उहाँ थाहा छैन होइन। तर जब डिजिएक्सी थियो, डिजिएक्सी फेरि जिटिए आयो, फेरि घस्केर गयौँ, हामी घस्केर गयौँ होइन। अब हिजो जिटिएले गर्दाखेरि, इलेक्सनले गर्दा यहाँ सिलगढीमा हामीलाई विदेशीको नारा लाग्यो आँगनमा। अब सायद फेरि जिटिए फेरि गर्नु भइरहेको थियो, घरमै आएर फेरि विदेशी हो भन्नु बेर छैन, त्यस्तो लाग्छ। तपाईँको केन्द्रसँग त राम्रो गठबन्धन छ, राम्रो रिलेसन छ, तर तपाईँले आज आएर यो कुरालाई यहाँ उठान गर्नुहुँदैछ, जुन चाहिँ तपाईँले केन्द्रसँग पनि मिलेर यो कार्य गर्नु सक्नुहुँदैछ। किन सरकारको आफ्नो पोलिसी हुन्छ, केन्द्र सरकारको आफ्नो मेनिफेस्टो छ। उनीहरूले जुन चाहिँ मेनिफेस्टोमा हाम्रो मुद्दालाई हाल्यो, त्यो मुद्दालाई हामीले सघायौँ। हाम्रो दबाउ, हाम्रो चाप सिर्जना गर्ने जग्गा हाम्रो छ र हामीले गरि पनि रहेको छौँ। पक्षबाट दबाउ दिने कुराहरू हाम्रोबाट छ, चलिरहेको छ। तर केन्द्र सरकारसँग मिलेर गर्ने कुरा भन्दा पनि जब एन्टी नेसनलको कुरा आउँछ हामीमाथि, त्यो चाहिँ केन्द्र सरकारलाई आएको होइन, त्यो चाहिँ मलाई आएको हो नि त। एज अ गोर्खा त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ नि त।
होइन म यसको लागि पनि म केन्द्र सरकारलाई किन पर्खिरहनु, यसको जवाब दिनु सक्षम छौँ नि हामी गोर्खा, दार्जिलिङको गोर्खा, यो क्षेत्रको गोर्खा, पश्चिम बङ्गालभित्र बस्ने जति पनि गोर्खाहरू छौँ हामी सक्षम छौँ। हामी वी आर इन्डियन्स, हामी भारतीय गोर्खा हौँ भन्नु, हाम्रोमा प्रमाणसहित हामी बोल्नु, बताउनु, पढाउनु हामी सक्छौँ। त्यसले गर्दा यसमा केन्द्र सरकारले किन पर्खिरहनु।